प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो एक बार फिर हम इस मानचित्र को देखते हैं। तो मानचित्र में हमने पहाड़ियाँ, नदियाँ, ठीक है ना, तो ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इस तरह दूर दराज तक के देशों को देखा। तो कितनी नदियाँ, हमने उसमें नर्मदा नदी को पढ़ा, ठीक है। फिर हमने एक इधर इस साइड में कौन से, देखो कुछ नज़र आ रहा क्या देखा था, किरधर की पहाड़ियाँ और सुलेमान, और यहाँ पर कुछ बातें तय की थी कि क्या क्या कुछ हुआ था। तो चलिए उसी के क्रम में पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं रहने लग गए, बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। तो अब हम पता करते हैं कि हमारे देश का नाम जैसे कैसे पड़ा। देश के नाम हम सबसे पहले अपने देश के लिए हम पढ़ाए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यव्रत के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंथोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया गया। यानी भारत देश का नाम भारत कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। हमने पढ़ा हुआ ना कि वेद कितने हैं, 4 हैं, सुना है आपने, ठीक है। तो अभी हमने पता लगा लिया कि भारत का नाम क्या है, इंडिया, इंडोस, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, और ऋग्वेद में इसको भारत का नाम मिलता है। चलिए अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत मैंने पहले भी बताया था आपको कि अतीत हमारा बीता हुआ कल। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। पुराने ज़माने में पूर्व में लिखी गई किताबों को, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। हमारे लिए यहाँ शब्द नया क्या आया? पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे कहते हैं? यानी पुराने समय में जो पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेनू का अर्थ है हाथ है से निकला है। यानी मेनू शब्द का अर्थ क्या निकला? हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुरज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी जाती थी। तो यहाँ मैं एक बार आपको पांडुलिपि और ताड़पत्रों पर बात की। तो ये देखो एक पुस्तक जिसकी राइटिंग जो लिखा हुआ, ये देखो ताड़पत्र पर लेख लिखा गया है। शायद हम इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, लेकिन लिखा हुआ हमारे सामने है ना। तो यहाँ पांडुलिपि लगभग लिखा भी है 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए पेड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुरज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ यानी हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने आया। तो यहाँ नए शब्द आए हमारे लिए, पांडुलिपि। तो पांडुलिपि का मतलब क्या हुआ? हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहा गया। ठीक, पांडुलिपि ताड़पत्र
और बुर्ज पेड़ के शाल पर लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में से प्राप्त होती। विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। विहार रहने के स्थान। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी लिखे गए। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतक और तमिल भाषा में। प्राकृतक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यहाँ ये ध्यान रखना, प्राकृतक भाषा का उपयोग कौन करते थे? आम लोग। यहाँ ये महाकाव्य, कोई 2 महाकाव्यों के नाम बताएं ना, तो महाभारत और रामायण हमारे लिए महाकाव्य हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने ये देखो, एक अभिलेख लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो ये पत्थर पर लिखा हुआ है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, अब हमारे पास इसने एक सवाल दे दिया, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह लेख लिखने के क्या लाभ थे? लाभ ये थे कि अगर पत्थर पर लेख लिखा गया है तो वो सदियों तक रह सकता है, इसलिए तो आज भी हमें मिला है। और ऐसा करने में क्या कठिनाइयाँ थी? उस समय कुछ साधनों इतने उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, पत्थरों को समतल करना, तराशना, ठीक है, उन पर लेख लिखना मुश्किल थी। तो अब हम क्लियर कर सकते हैं ना कि कठोर सतह का उन्होंने उपयोग क्यों किया? ताकि वो लंबे समय तक बने रहें। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता है, यानी पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्व पुरानी चीज़ें और उनका ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और तब के सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, इनसे कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ठीक है, इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? तो मिले होंगे कहीं ना। देखो, इस तरह अगर अपने इलाके में बात करें ना, तो गंगानगर ज़िले से अलग हुआ ना हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ इस तरह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अपने ज़िले के पड़ोसी ज़िले यानी हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो क्या कहता है? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी हमारे सामने 2 शब्द आए, एक नया शब्द और आ गया। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो बीते हुए कल का अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। अतीत की जानकारी का अध्ययन करने वाले। पुरातत्वविद किसे कहा गया? पुरानी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने वाले। ठीक है, तो स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से
हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ हम चित्र देखते हैं तो ये एक मटका बना हुआ है ना, और कुछ मोहरें इस तरह की बनी हुई हैं जो पत्थर की खुदाई में है। ठीक है, तो बाएं यहाँ इसने लिखा भी है, ये ज़रा देखें तो, एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न है, क्योंकि उस समय के सिक्कों पर अलग आकृतियां हैं, अब हमारे यहाँ अलग चलते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए आज के पाठ में कुछ नए शब्द आए। एक इतिहासकार, अतीत की जानकारी करने वाला। ठीक है, इतिहासकार किसे कहा गया? अतीत की जानकारी प्राप्त करने वाला। और एक आया था पुरातत्वविद। ठीक है, जो पुरानी वस्तुओं को या पुराने पात्रों को, पुरानी वस्तुओं पात्रों की जानकारी करता है। ठीक है, अब एक यहाँ हमने अभिलेख पढ़े थे। अभिलेख क्या थे? पत्थरों या कठोर सतह पर लिखाए जाते थे ताकि स्मृति बनी रहे। आज अगर ये लिखे हुए नहीं होते तो इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर पाना मुश्किल था। इसी तरह हमने एक पढ़ा पांडुलिपि, पढ़ा ना। पांडुलिपि क्या थी? हाथ से लिखी गई किताबों जो ताड़पत्र पर लिखी जाती थी उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ताड़पत्र पेड़ के पत्तों से, और एक शब्द बुर्ज, पेड़ का नाम है बुर्ज, पेड़ की शाल पर बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि का चित्र भी हमने देखा। तो बेटा जी आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आप सबको इस पाठ का अंतिम पढ़ाव करा दिया जाएगा और साथ में प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे, और आपने इन प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। ठीक है, फिर लिखे हुए मिलेंगे, साथ याद भी करेंगे। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घर पे अच्छे तरीके से रेगुलर इसको पढ़ें। आज के लिए ओके।